डियर लर्नर्स, आज हम लोग उत्तर आधुनिकतावाद पर चर्चा करेंगे। उत्तर आधुनिकतावाद आधुनिकतावाद के लिए एक दार्शनिक चुनौती प्रस्तुत करता है। उत्तर आधुनिकतावाद एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में 70 और 80 के दशक से शुरू होता है और इसने आधुनिकतावाद के इस दावे को खारिज कर दिया कि सत्य वस्तुनिष्ठ होता है और मानवीय बुद्धि, विवेक तथा विज्ञान के माध्यम से सत्य को समझा जा सकता है तथा सत्य की स्थापना की जा सकती है। आधुनिकतावाद की संकल्पना पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले विचारकों में फूको, लियोटार्ड और देरिदा का नाम प्रमुख रूप से शामिल किया जाता है, जिन्होंने आधुनिकतावाद और इसकी शाश्वत समझे जाने वाली संकल्पनाओं की आलोचना के माध्यम से उत्तर आधुनिकतावाद का शंखनाद किया। यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि स्वयं आधुनिकतावाद एक ऐसा आंदोलन रहा है, एक ऐसा विचार, एक ऐसा दर्शन रहा है जिसने मध्ययुगीन विचार परंपरा को न सिर्फ कठोर चुनौती प्रस्तुत की, बल्कि मानववाद की स्थापना करके मध्ययुगीन इतिहास की धारा का रुख पूरी तरह से मोड़ दिया। यहाँ ये याद रखना भी ज़रूरी है कि मध्ययुग मोटे तौर पर 6वीं सदी से 16वीं सदी के इतिहास के उस कालखंड को कहा जाता है जिसमें धार्मिक आस्था और धार्मिक मान्यताएं सबसे पवित्र समझी जाती थी। इतनी पवित्र कि इन मान्यताओं के विरुद्ध आप कोई आवाज़ नहीं उठा सकते थे, इनके विरुद्ध बोलने या इनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं था। यदि कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करने का प्रयास करता भी तो उसे अपने प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता था। यहाँ एक उदाहरण आप सबको मैं देना चाहूँगी। ब्रूनो जो थे वो एक इटालियन फिलोसोफर थे जिनका जन्म 1548 में हुआ था। ब्रूनो ने कोपरनिकस के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए 1593 में दावा किया कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाती, बल्कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाता बल्कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। ब्रूनो का ये स्टेटमेंट जो था वो उस समय के चर्च को इतना नागवार गुजरा कि ब्रूनो को इस अपराध के लिए मौत की सज़ा सुनाई गई और उसे सन 1600 में जिंदा जला दिया गया। और यहाँ तक कि गैलीलियो को भी यही बात कहने के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा और सार्वजनिक रूप से जो है उसे ये मानना पड़ा कि उसका सिद्धांत गलत था ताकि वो सज़ा से बच सके। और यही कारण है कि मध्य युग का जो इतिहास है उसको इतिहास का अंधकार युग कहा जाता है, जिसमें मानव जीवन को ही पाप के फल के रूप में देखा जाता है और ऐसा माना जाता है कि मनुष्य का जो जीवन है वो एडम और ईव को मिले सज़ा के रूप में मिला हुआ है। तो चूंकि व्यक्ति का जीवन पाप का फल है तो उसमें व्यक्ति के जीवन को गरिमा मिलने का तो प्रश्न ही नहीं था। ठीक है। और यही जो मध्ययुगीन धारणा है उस मध्ययुगीन धारणा के अनुसार सत्य का बोध किसको हो सकता था? सत्य का बोध केवल ईश्वर द्वारा चुने गए एकाध लोगों या एक धार्मिक संस्था को ही हो सकता था और इसलिए सत्य का स्वरूप आत्मनिष्ठ माना गया और ये माना गया कि धर्म ग्रंथ जो हैं वो सत्य की अभिव्यक्ति हैं और धार्मिक संस्थाओं और धर्म ग्रंथों के प्रति आस्था और निष्ठा रखना ही व्यक्ति की मुक्ति का मार्ग था। इस मध्ययुगीन चिंतन को समय समय पे अनेक चुनौतियां मिलती रहीं और मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, कांट और डेकार्ट जैसे विचारक और गैलीलियो और न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने मानवीय विवेक की प्रतिष्ठा और विज्ञान के माध्यम से सत्य की नई अवधारणा प्रस्तुत की और इस तथ्य को रेखांकित किया कि सत्य वस्तुनिष्ठ होता है तथा प्राकृतिक नियमों के सटीक ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से विज्ञान के इस सत्य का वस्तुनिष्ठ ज्ञान संभव है। आधुनिक चिंतन ने व्यक्ति के विवेक को सर्वोच्च सत्ता प्रदान की और ये माना कि आस्था से बड़ी बुद्धि होती है
और साथ ही मानवीयता को मानवीय चिंतन की धुरी बना दिया। इसलिए अब ये माना जाने लगा कि प्रकृति सहित सृष्टि का हर पदार्थ व्यक्ति की स्वार्थ सिद्धि के लिए है और व्यक्ति साध्य है और समाज और राज्य की संरचनाएं उसके हित सिद्धि का माध्यम है। और ये ब्रॉडली एक्सेप्ट किया जाने लगा कि जो मैन मेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं दे आर कैपेबल ऑफ एक्टिंग इन ऑटोनोमस एंड ऑब्जेक्टिव मैनर्स। तो आधुनिकतावाद की ये जो संकल्पना है इसका प्रभाव ऑन्टोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी यानी कि तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा में स्पष्ट अंतर करने के रूप में भी सामने आता है। और हम ये भी देखते हैं कि तत्व मीमांसा पर ज्ञान मीमांसा को आधुनिकतावाद जो है वो इसको प्रश्रय देता है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हो गई आधुनिकतावाद की, जिसमें मानवीय बुद्धि को आरोपित किया गया आस्था के ऊपर और ये माना गया कि विज्ञान के माध्यम से हम सार्वभौम सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ को समझ सकते हैं। लेकिन जो उत्तर आधुनिकतावाद आता है, उत्तर आधुनिकतावाद को इसी मुद्दे पर आधुनिकतावाद से मतभेद है और उत्तर आधुनिकतावाद की सबसे बड़ी आलोचना इसलिए करते हैं कि आधुनिकतावाद ये दावा करता है कि सत्य वस्तुनिष्ठ होता है, सत्य सार्वभौमिक होता है और प्राकृतिक नियमों की समझ के द्वारा हम इनको वैज्ञानिक तरीके से समझ सकते हैं। चूँकि आधुनिकतावाद मध्य युग की इस धारणा को काटता है, उसका खंडन करता है कि सत्य का स्वरूप आत्मनिष्ठ है, इसलिए आधुनिकतावाद ने सत्य के वस्तुनिष्ठ स्वरूप की दुहाई दी। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी ये मानते हैं कि सत्य का स्वरूप जो है वो सब्जेक्टिव होता है, केवल ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। क्योंकि उत्तर आधुनिकतावादी ये कहते हैं कि आधुनिकतावाद जिन वैज्ञानिक नियमों की दुहाई देता है, कुछ समय के अंतराल के बाद स्वयं विज्ञान ही उन नियमों को बदल देता है और वे नियम स्वयं विज्ञान के द्वारा हर परिवर्तन के बाद इतना ज़्यादा बदल जाते हैं कि ये दावा करना कि विज्ञान के नियम चिरंतन सत्य होते हैं, ये अपने आप में एक संदेहास्पद दावा हो जाता है। तो अपने आप ही विज्ञान पर आधारित यूनिवर्सैलिटी और ऑब्जेक्टिविटी ऑफ ट्रुथ का दावा जो है वो खंडित हो जाता है। ठीक है, और साथ ही वो ये तर्क भी देते हैं कि स्वयं विज्ञान के नियम जैसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, केओस थ्योरी, ये जो हैं ये क्वांटम फिज़िक्स की अवधारणाएं, ये खुद जो है विज्ञान के पहले के नियमों को चुनौती देते हैं। तो इसलिए विज्ञान के माध्यम से ये दावा करना कि हम शाश्वत सत्य की प्राप्ति कर सकते हैं, ये सही नहीं है। यहाँ ये तथ्य ध्यान में रखना आवश्यक है कि उत्तर आधुनिकतावाद के इस दावे का खंडन करते हैं कि सत्य का स्वरूप वस्तुनिष्ठ होता है और सत्य सार्वभौमिक होता है, और ये नहीं स्थापित करना चाहते कि जो मध्ययुगीन ये धारणा थी कि सत्य आत्मनिष्ठ होता है और केवल आत्मानुभूति का विषय होता है, वो ये संकल्पना फिर से स्थापित नहीं कर रहा है, बल्कि उनका ये कहना है कि सत्य के कई पहलू होते हैं। सत्य ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सत्य जो है वो सब्जेक्टिव भी हो सकता है। और जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं वे विज्ञान विरोधी नहीं हैं। हालांकि कई लोग उनके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि उत्तर आधुनिकतावादी विज्ञान विरोधी हैं, क्योंकि वे विज्ञान की सार्वभौमिकता के नियम को चुनौती दे रहे हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी विज्ञान के नियमों को सरल, एक रेखीय और सार्वभौमिक रूप से सुनिश्चित नहीं मानते, बल्कि वे मानते हैं कि विज्ञान भी समाज के द्वारा रचित एक डिस्कोर्स है, जिसमें प्रभुत्वशाली विचार को ही सत्य समझा जाता है।
उत्तर आधुनिकतावाद का उद्देश्य क्या है? उत्तर आधुनिकतावाद आखिर ऐसी बात क्यों करता है? तो उत्तर आधुनिकतावाद एंटी फाउंडेशनलिज्म और एंटी इसेंशियलिज्म एक अवधारणा है। ये हठवाद मतवाद के विरुद्ध है। ये समाज की जो सत्ता संरचनाएं होती हैं उनके विरुद्ध है। इसका उद्देश्य ये है कि आलोचना के माध्यम से, क्रिटिक के माध्यम से व्यक्ति समाज की जो सत्ता संरचना है और शक्ति संरचना है उसमें जो वो भूमिका निभा रहे हैं उसको समझ सके। और इसको कैसे समझा जा सकता है, इसके लिए उत्तर आधुनिकतावाद डीकंस्ट्रक्शन या विसंरचनावाद का सहारा लेता है और जीनियोलॉजिकल स्टडीज के माध्यम से अपने स्टडी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, तो उत्तर यहाँ ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि उत्तर आधुनिकतावाद स्वयं में कोई मत नहीं है। ये स्वयं में कोई संरचना नहीं बनाता जो सत्य होने या सत्य की सार्वभौमिकता धारण करने का उद्देश्य रखती है। इसका उद्देश्य उन ऐतिहासिक परिस्थितियों की खोज करना है और उन प्रक्रियाओं को अनावृत करना है, उनको जो है स्पष्ट करना है जिनकी वजह से हम स्वयं अपने प्रति और समाज के प्रति अवधारणाएं बनाते हैं। तो इसके लिए उत्तर आधुनिकतावाद जो है जिस डीकंस्ट्रक्शन का सहारा लेता है उस डीकंस्ट्रक्शन में विसंरचना और आलोचना की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे सोचने और चीज़ों को समझने के पारस्परिक दृष्टिकोण को एक नया आयाम देने की कोशिश की जाती है। डीकंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर आधुनिकतावादी समाज और राज्य के जो शक्ति संबंध हैं उनको और जो डोमिनेंट आइडियोलॉजीज हैं, जो मेटा नैरेटिव्स हैं, उनको डीकंस्ट्रक्ट करने का उद्देश्य रखते हैं। और इसके लिए वो अपना जो पहला हथियार बनाते हैं वो है भाषा को डीकंस्ट्रक्ट करना या लैंग्वेज को डीकंस्ट्रक्ट करना। इसी तरह से जो जीनियोलॉजिकल स्टडी है उसके माध्यम से इस सच को उद्घाटित करने का प्रयास किया जाता है कि किस तरह से समाज में जो व्यवहार मान्य समझे जाते हैं, जिनको हम सामान्य व्यवहार समझते हैं, वो किस तरह से शक्ति संबंधों से गुथी हुई होती हैं और किस तरह से एक विधिवत प्रक्रिया के माध्यम से हमें ये समझाया जाता है कि ऐसा करना सही है, ये सामान्य है। यहाँ ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि जीनियोलॉजिकल स्टडी का उद्देश्य किसी खास फिनोमेना के ओरिजिन की खोज करना नहीं है, बल्कि ये समझाना है कि कैसे कोई खास व्यवहार उसको समाज में स्वीकृति मिलती है और उसको हम एक स्वीकृत व्यवहार के रूप में मान्य समझते हैं या हम समाज जो है उसको स्वीकृति देता है। तो उत्तर आधुनिकतावाद इसके डीकंस्ट्रक्शन का पहला इसका पहला ये डीकंस्ट्रक्ट करता है सबसे पहली चीज़ को सोसाइटी के, वो है भाषा। ठीक है, तो यहाँ ये क्वेश्चन उठना लाजमी है कि भाषा को ही क्यों उत्तर आधुनिकतावाद डीस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका जवाब ये हो सकता है कि भाषा एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम कम्युनिकेट तो करते ही हैं, दूसरे हम ये मान के चलते हैं कि शब्दों के डेफिनेट मीनिंग होते हैं, शब्दों का बिल्कुल सुनिश्चित अर्थ होता है। जैसे लाल का मतलब लाल होता है, हरा का मतलब हरा होता है। लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी अपने तर्कों के माध्यम से ये साबित करते हैं कि शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता, बल्कि शब्दों का एक खास अर्थ हम इसलिए समझते हैं कि एक लंबे समय से एक खास शब्द को एक खास
अर्थ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है और हर शब्द दूसरे शब्द से डिफरेंट होता है, इसीलिए हम शब्दों के अलग अलग मतलब समझते हैं। यहाँ एक उदाहरण से आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, जैसे रेड लाइट। रेड लाइट शब्द के कई अर्थ निकलते हैं और इस शब्द को एक खास संदर्भ से जोड़ने पर इसका अर्थ अलग होता है या एक खास संदर्भ से अलग करने पर भी इसका अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। जैसे रेड लाइट अगर चौराहे पर है तो वो ट्रैफिक रूल को इंडिकेट कर रहा है। रेड लाइट अगर ऑपरेशन थिएटर के बाहर है तो इट मीन्स अंदर ऑपरेशन हो रहा है किसी मरीज का। रेड लाइट अगर इंटरव्यू बोर्ड के रूम के आगे लगा हुआ है जहाँ, तो इसका मतलब है अंदर इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, तो या फिर रेड लाइट अगर किसी गाड़ी पर लगी हुई है तो ये किसी जो है वीआईपी व्यक्ति के वाहन का प्रतीक हो गई। तो रेड लाइट वही शब्द है, लेकिन एक खास कॉन्टेक्स्ट के साथ इसके जुड़ने पर या एक खास कॉन्टेक्स्ट से इसके अलग होने पर शब्दों का अर्थ पूरी तरह से बदल जाता है। अब ये लैंग्वेज की डीस्टेबिलिटी या लैंग्वेज का डीकंस्ट्रक्शन, ये देरिदा की संकल्पना है और इसके माध्यम से उत्तर आधुनिकतावादी ये समझाना चाहते हैं कि सत्य की कोई सर्टेनिटी नहीं होती। जब लैंग्वेज के ही इतने फ्लूइड मीनिंग है, लैंग्वेज के ही इतने सारे मतलब हो सकते हैं, तो सत्य सुस्थिर कैसे हो सकता है या सत्य सुनिश्चित कैसे हो सकता है। दूसरा जो उत्तर आधुनिकतावादी उनका मानना है वो है कि देरिदा ने एक और संकल्पना दी है, द डेथ ऑफ ऑथर। इससे उनका मतलब है कि कोई भी जो टेक्स्ट होता है उसकी मीनिंग पढ़ने वाला क्या निकालेगा ये पढ़ने वाले के मन पर निर्भर है। पहले ये समझा जाता था कि किसी लेखक ने कोई पुस्तक लिखी या कुछ भी टेक्स्ट है तो लेखक क्या कहना चाहता है ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावादी संकल्पना जो है ओपन एंडेड मीनिंग ऑफ टेक्स्ट की बात करती है कि आप किसी चित्रण का क्या मतलब निकालना चाहते हैं, आप किसी बात का क्या मतलब निकालना चाहते हैं या आप किसी टेक्स्ट का क्या मतलब निकालना चाहते हैं, ये जो व्यक्ति पढ़ रहा है उसके मन पर निर्भर है। अब ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीज़ों को नहीं समझेंगे, बल्कि जो रीडर है, जो पढ़ने वाला है, वो डिसाइड करेगा कि शब्दों के क्या अर्थ हैं, टेक्स्ट का क्या अर्थ है। ठीक है, तो इस तरह से उत्तर आधुनिकतावाद लैंग्वेज को फ्लूइड बना देता है, लैंग्वेज को सुनिश्चित अर्थ देने वाला विधान जो है अब नहीं रह जाता है उत्तर आधुनिकतावाद में। फिर उत्तर आधुनिकतावाद इसी तरह से आइडेंटिटी को डीकंस्ट्रक्ट करता है। पहचान हमारे लिए हमारी पहचान बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो मानता है कि फाउंडेशनलिज्म जो है वो आइडेंटिटी के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि फाउंडेशनलिज्म ही एक डॉगमेटिज्म या हठ धर्मिता की बुनियाद तैयार करता है। तो अगर आइडेंटिटी को भी अनिश्चित बना दिया जाए, आइडेंटिटी को भी मल्टी लेयर बना दिया जाए, तो फाउंडेशनलिज्म की बुनियाद ही कमज़ोर हो जाएगी। अब पहचान जो है व्यक्ति की या आइडेंटिटी वो कैसे डिकंस्ट्रक्ट होती है। उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि पहचान भी भाषा की तरह ही निर्मित होती है। जैसे हम शब्दों को उनके डिफरेंट होने के कारण पहचानते हैं, वैसे ही हमारी पहचान भी इस आधार पर निर्मित होती है कि हम दूसरों से कितने अलग हैं। हमारी पहचान हमारे स्ट्रक्चर और डिस्कोर्स के कारण सुनिश्चित होती है। जैसे हम किस जेंडर, किस नेशनैलिटी, किस कास्ट, किस प्रोफेशन या किस रेस के हैं,
जेंडर, कास्ट, नेशनैलिटी, प्रोफेशन, ये डिस्कोर्सेज हैं। इसमें हमारी एक स्थिति है और ये डिस्कोर्सेज हमें हमारी स्थिति और भूमिका का बोध करवाते हैं और हम इसी बोध के अनुसार व्यवहार करते हैं। लेकिन आइडेंटिटी के अनेक पहलू होते हैं और उसी के अनुसार हम कभी शोषक हो जाते हैं और कभी शोषित बन जाते हैं। उदाहरण के लिए आप एक नक्सली महिला कार्यकर्ता को ले सकते हैं। एक नक्सली महिला है ना, तो वो एक शोषक की भूमिका में है जो लूटपाट कर रहे हैं और वायलेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन वो शोषक भी हैं क्योंकि वो अपनी ज़रूरतों के लिए एक ख़ास गांव या आसपास के एरिया पर निर्भर हैं और उनसे इल्लीगली वो उगाही कर रहे हैं पैसों की। दूसरी तरफ कोई भी शौकिया नक्सली नहीं बना है ना, और अगर एक वो नक्सली महिला है तो एक महिला होने के स्तर पर वो शोषण का शिकार हुई होगी। ऑब्वियसली वो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती है वो महिला, तो वो शोषित भी है। तो इस तरह से उत्तर व्यवहारवाद जो है पहचान की जड़ता और पहचान की सुनिश्चितता को अस्थिर करना चाहता है और उसके लिए वे बाइनरी अपोजिशन का भी सहारा लेते हैं और इसके माध्यम से ये साबित करते हैं कि हर चीज़ अपनी पहचान के लिए अपने विरोधी पर निर्भर है। जैसे अगर आप समझना चाहते हैं कि व्हाट इज़ ब्लैक, ठीक है, या व्हाट इज़ वाइट, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज़ ब्लैक। और हर एक जो वस्तु है या हर एक संरचना है या हर एक अवधारणा है, उसकी पहचान और उसका अस्तित्व उसके विरोधी वस्तु या संकल्पना पर ही टिका हुआ है। जैसे आप सूखा समझना चाहते हैं तो आपको गीले का एहसास होना ज़रूरी है। गीला को समझे बिना आप सूखा को नहीं समझ सकते। तो उत्तर आधुनिकतावाद यहाँ ये साबित करना चाहता है कि जब हर वस्तु या संरचना या संकल्पना अपने विरोधी संरचना, वस्तु या संकल्पना पर टिकी हुई है, तो कोई भी वस्तु या संकल्पना अपनी श्रेष्ठता का दावा नहीं कर सकती। जैसे रूलिंग क्लास को हम कैसे समझेंगे? जनसाधारण के माध्यम से समझेंगे कि रूलिंग क्लास क्या है। रूलिंग क्लास वो है जो जनता के ऊपर शासन करता है। अगर जनता की संकल्पना ना हो तो शासक की संकल्पना भी नहीं होगी। तो शासक जनता से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। उत्तर आधुनिकतावादी इस बाइनरी अपोजिशन के माध्यम से एक चेंज लाना चाहते हैं। शक्ति संबंधों के प्रति हमारे दृष्टिकोण को उलटना चाहते हैं। वे म्यूचुअलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स कायम करना चाहते हैं कि समाज में जिसे सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है उसका अस्तित्व सबसे महत्वहीन समझे जाने वाले पर निर्भर है। तो इसलिए किसी भी समाज में हम ये दावा नहीं कर सकते कि कौन श्रेष्ठ है, कौन ऊपर है और कौन नीचे है। इसी तरह से जो इसेंशियलिज्म होता है, नियतिवाद होता है, उसके निर्माण में समाज में प्रचलित परंपराएं, प्रथाएं, मान्यताएं वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और उनको इसलिए महत्वपूर्ण समझा जाता है कि जो डोमिनेंट क्लास होता है सोसाइटी का, वो इन्हें अपने इंटरेस्ट के लिए यूजफुल पाता है और इनका उद्देश्य होता है कि समाज में एक हायरार्की मेंटेन की जाए। इसीलिए इन मूल्यों, मान्यताओं को सत्य के रूप में प्रचारित किया जाता है। लेकिन असल में ये सत्य नहीं होती हैं, बल्कि सत्य ही एक किस्म का मैकेनिज़्म होता है जिससे सत्ताधारी जो वर्ग है वो अपने निहित स्वार्थों को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। फिर जो उत्तर आधुनिकतावादी हैं उनका सबसे ख़ास ध्यान जो है वो मेटा नैरेटिव्स जो हैं, जैसे मार्क्सवाद, उदारवाद, इनको क्रिटिसाइज करना है। वो मेटा नैरेटिव्स की संकल्पनाओं को
भ्रामक समझते हैं, और इसमें खास करके फूको जो है वो आधुनिक उदारवाद और उसकी सहयोगी संस्थाओं का ये दावा निरर्थक मानते हैं कि उदारवाद ने व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि वे मानते हैं कि इसका स्वरूप जो है वो शोषणकारी ही है, भले से ये शोषण उतना ज़्यादा नहीं है जितना इससे पहले के समय में होता था। फूको मानते हैं कि शोषण के आधुनिक तरीकों की पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वैधता की प्रक्रिया के द्वारा इन्हें जायज़ या स्वाभाविक बना दिया गया है, और इसीलिए अगर समाज से स्वीकृत व्यवहार के पैमानों से अगर अलग कोई व्यक्ति व्यवहार करता है, जो चीज़ें हम नॉर्मल समझते हैं उससे अलग बिहेव करता है, तो उसको एबनॉर्मल कहा जाता है, उसको असामान्य कहा जाता है, और उसको मनोरोगी तक समझा जाता है। फूको समाज की सुस्थापित सत्ता और शक्ति की संरचना और यथास्थितिवाद के विरुद्ध प्रतिरोध करना चाहते हैं, परंतु वे ये नहीं मानते कि कोई एक राजनीतिक व्यवस्था या दूसरी विचारधारा पहले वाले से श्रेष्ठ होने का दावा कर सकती है। अगर कोई भी राजनीतिक विचारधारा अपनी श्रेष्ठता का दावा करती है तो असल में वो अपनी विरोधी विचारधाराओं को दबाने की कोशिश भर करती है। इसीलिए खुद फूको और दूसरे उत्तर आधुनिकतावादी ऐसा कोई ब्लूप्रिंट या अपनी तरफ से नैतिक सुधारों का कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत करते जिसे समाज पर लादा जाना चाहिए। फूको की तरह ही लुटार्ड भी उदारवाद और मार्क्सवाद जैसे मेटा नैरेटिव्स के प्रति इसलिए आशंकित हैं क्योंकि जितने भी मेटा नैरेटिव्स हैं उनका अपना एक प्रोग्राम है, वो अपने मत को ही सही समझते हैं, वो अपनी विचारधारा को ही सही समझते हैं और पूरी दुनिया को अपने एक तरफा सांचों में ढालना चाहते हैं। और इससे बढ़कर कुछ जाति नहीं हो सकती कि कोई एक मत को जो है सही समझा जाए और दूसरे विरोधी विचारधाराओं को दबा दिया जाए। उत्तर आधुनिकतावाद में एक और जो महत्वपूर्ण संकल्पना है वो नॉन सेंट्रलिटी ऑफ पावर की संकल्पना है, जिसमें ये कहा गया है कि शक्ति जो है वो उदारवाद की तरह ना तो जैसा उदारवाद मानता है कि राज्य में केंद्रित होती है, ना तो वैसा है, ना तो मार्क्सवाद जैसा मानता है कि क्लास पॉलिटिक्स में शक्ति निहित होती है, ना तो उसमें है, बल्कि शक्ति जो है समाज की संरचनाओं में निहित है। और जो समाज के डिस्कोर्सेज हैं वो हमें डिसिप्लिन्ड बिहेवियर की सीख देते हैं। इसलिए शक्ति जो है वो एक नेटवर्क स्ट्रक्चर है और किसी खास व्यक्ति में या किसी खास जो है संस्था में शक्ति नहीं होती है। और एक और जो महत्वपूर्ण धारणा है उत्तर आधुनिकतावाद की वो कानून और न्याय के बारे में है। उत्तर आधुनिकतावाद मानता है कि कानून भी जो सोसाइटी का डोमिनेंट क्लास है वो उसके इंटरेस्ट को सीधा करने वाला नियम होता है और कानून का आधार हिंसा होता है। इसलिए कानून को बहुत जो है वो अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, क्योंकि कानून जो डोमिनेंट क्लास है उसके इंटरेस्ट को आगे बढ़ाता है और इसी पर कानून पर ही न्याय की अवधारणा टिकी होती है। जो आधुनिक न्याय की संकल्पना है, आधुनिक न्याय की संकल्पना सामान्य न्याय के कानून पर निर्भर है। कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं और जब आप न्याय पाने के लिए जाते हैं या न्याय होता है तो उसमें एक ही कानून सबके लिए लागू किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी बैकग्राउंड का हो, चाहे उसकी कोई भी परिस्थितियाँ हों। लेकिन चूँकि सत्य सब्जेक्टिव होता है, हर व्यक्ति का सत्य अपना अलग होता है, तो हर व्यक्ति के लिए न्याय के पैमाने भी अलग होने चाहिए। एक जनरल वे में आप न्याय के नियमों को सबके लिए लागू नहीं कर सकते। इसलिए उत्तर आधुनिकतावाद की नज़र में जो मॉडर्न नोशन ऑफ जस्टिस है वो क्वेश्चनेबल है,
वो इससे इत्तेफाक नहीं रखता है, क्योंकि उसका मानना है कि समाज में हर व्यक्ति की परिस्थितियां अलग होती हैं, तो जब भी उसके साथ न्याय हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर अंत में हम ये कुल मिला के कह सकते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद जो है वो जो रेनेसा से मॉडर्निज्म निकला, मॉडर्निज्म जिसने ऐसी एपिस्टेमोलॉजी दी कि जिसमें सेंटर में व्यक्ति है, व्यक्तिवाद है, कि हिस्ट्री का मूल भी इंडिविजुअल है, सोसाइटी का मूल भी इंडिविजुअल है और व्यक्ति ही सब कुछ है। उत्तर आधुनिकतावाद उसको चुनौती देता है। उत्तर आधुनिकतावाद के सार्वभौम सत्य को जान लेने के दावे को निरर्थक मानता है, क्योंकि सत्य का स्वरूप वस्तुनिष्ठ ही नहीं व्यक्तिनिष्ठ भी होता है। ट्रुथ केवल ऑब्जेक्टिव नहीं होता बल्कि सब्जेक्टिव भी होता है। उत्तर आधुनिकतावाद एपिस्टेमोलॉजी को संशय की दृष्टि से देखता है, लेकिन ये एक हाईली क्रिटिकल एपिस्टेमोलॉजी में विश्वास रखता है, क्योंकि ये मानता है कि जो भी प्रभुत्वशाली दार्शनिक और राजनीतिक विचारधाराएं हैं और मेटा नैरेटिव्स हैं वो एक तरफा होते हैं। वे यथास्थितिवादी और प्रभुत्व संरचना को बनाए रखना चाहते हैं और पूरी दुनिया को अपने सांचे में ढालना चाहते हैं। इसीलिए उत्तर आधुनिकतावादी सभी सुनिश्चित शक्ति संरचनाओं यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चर्स उनके विरुद्ध है, और ये जो डिस्कोर्सेज होते हैं जो हमें अनुशासित होना सिखाते हैं उनके विरुद्ध है। और इसीलिए ये कंट्राडिक्शन और डिफरेंस यानी कि विरोधाभास और भिन्नता को खास महत्व देता है, और फाउंडेशनलिज्म को चैलेंज करने के लिए ये मानता है कि नॉन फिक्सिटी ऑफ सब्जेक्टिविटी यानी कि सुनिश्चित पहचानों को अस्थिर करो। ठीक है, ये इसका मूल मंत्र है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये चूँकि यथास्थितिवाद का विरोधी है, इसलिए ये प्लुरैलिटी ऑफ आइडियाज को बढ़ावा देते हैं, कि इनका मेन ये कहना है कि सत्य के कई एंगल हो सकते हैं, सत्य के कई रूप हो सकते हैं। सत्य का दावा किसी को भी नहीं करना चाहिए कि जो वो कह रहा है केवल वही सत्य है। और इसीलिए ये जो नोशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग है उसके लिए ये स्केप्टिसिज्म हमको देखने में मिलता है। उत्तर आधुनिकतावाद में खास करके बाइनरी अपोजिशन की अवधारणा के द्वारा ये अंधेरे और उजाले और इस तरह की सारी चीज़ों को जिसमें उजाले को अंधेरे से बेहतर समझा जाता है उन पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। और सबसे बढ़ के जो इनका मैसेज है उत्तर आधुनिकतावाद का कि ये क्रिटिकल थिंकिंग को एप्रिसिएट करते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि अगर हम चीज़ों को एज इट इज़ फॉर्म में ले लेंगे तो सोसाइटी में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। हम कभी किसी चीज़ पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो समाज की जो सत्ता संरचना है और जो पावर रिलेशन है उसमें जो हमारी भूमिका है उसमें उसके एक आंतरिक हिस्से के रूप में हमारी भूमिका ये होनी चाहिए कि हम इसको क्रिटिसाइज कर सकें और वास्तविक सत्य को समझने की कोशिश कर सकें। धन्यवाद।